अपन एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और एनिमल फिजियोलॉजी में अपन ने 2 यूनिट पूरी कर ली हैं। थर्ड यूनिट जो अपनी है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वीडियो अपन ने क्या क्या पढ़ना है उस तरह का अपन ने एक वीडियो डाल दिया है। अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। अगले क्रम में जो सेकंड वीडियो है उससे अपन शुरुआत करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के नाम से फर्स्ट ग्रेड में ये यूनिट है। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से आप पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ सकते हो, परिसंचरण तंत्र को पढ़ सकते हो। सबसे पहले परिचय। देखो, नाम आ रहा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब परिवहन या परिसंचरण बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो अपनी बॉडी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, गैसेज हैं, इनका पूरे शरीर में घुमाव होना जरूरी है। शरीर के हर अंग तक उनका पहुंचना जरूरी है। रक्त इसमें एक माध्यम बनता है। रक्त घुलाकर ले जाता है बहुत सारी चीजों को। इस घुलाने के दौरान, रक्त में घुलने के दौरान एक रक्त को प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिससे रक्त है वो सभी जगह उस चीज को पहुंचा सके। ये प्रेशर का काम एक पंप के द्वारा किया जाता है। उस पंप का नाम हृदय है। जिन माध्यम से, जिस रास्ते से जाता है ये रक्त, वो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। उनके माध्यम से आर्टरी, धमनी होती हैं, उनके माध्यम से रक्त है वो गमन करता है। तो आपके परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः 2 बातें आती हैं। एक तो अपन जो लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं, एक रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की परिभाषा की बात करेंगे तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि शरीर के अंदर, शरीर में पदार्थों के परिवहन हेतु आवश्यक तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। पूरा कर लेना इसको, ठीक है। जो पदार्थ हैं उनके परिवहन, चाहे वो O2 है, चाहे CO2 है, चाहे अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, या कोई और पदार्थ हैं जिनका शरीर में गमन होना है, मूवमेंट होना है, चाहे आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनको शरीर से निकलना है और मूवमेंट करना है, उन सब के लिए रक्त है प्लस वाहिनिकाएं हैं प्लस हृदय है, ये तीनों मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह अपने प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, क्योंकि लसिका तंत्र है वो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। तो उन लसिकाणुओं का या आपके जो लसिका उत्तक है उनका है, ये सब चीजें हैं, उनका गमन जो है शरीर के अंदर, मूवमेंट है, परिवहन है, उससे संबंधित तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखो, परिसंचरण तंत्र के अगले पॉइंट में अपन ने लिया था प्रकार। ज्यादा कोई डिटेल में नहीं है। 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। एक है खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के सिरे जो हैं वो ओपन होते हैं हमेशा और खुला बहता रक्त। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में ब्लड वेसल्स के सिरे हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, और रक्त है वो बंद नलियों में बहता है, खुला नहीं बहता। उत्तकों में खुला नहीं बहता, और ये सिरे भी क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। उसके आधार पर खुला और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बताया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सम इंसेक्ट। इसके अंदर मोलस्का, अब दोनों जगह मोलस्का क्यों लिया? क्योंकि इसमें सिफेलोपोडा, मोलस्का होने के बावजूद सिफेलोपोडा के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनेलिडा एंड आपके वर्टिब्रेट, कशेरुकी, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इस परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग अपन पढ़ रहे थे। मुख्य भाग के साथ में परिसंचरण तंत्र को, सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन फिर से 2 भागों में और भी डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र,
और दूसरा होता है आपका लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वाले के अंदर अपन पढ़ेंगे ब्लड को, इस वाले में पढ़ेंगे अपन हार्ट को, और इस वाले में पढ़ेंगे अपन ब्लड वेसल्स को। जबकि इस वाले में पढ़ेंगे अपन किसको, लिम्फ को, इस वाले में पढ़ेंगे अपन लिम्फ टिश्यू को, इस वाले में पढ़ेंगे अपन लिम्फोसाइट्स को। ये आएंगे लसिका परिसंचरण तंत्र में, ये आएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। ठीक है, मैन अपने को शुरुआत पहले ये करनी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अपन ने तीन चीजें जब पढ़ रहे हैं तो सबसे अपन ने पहले लिया था क्या, रक्त, ब्लड। और ब्लड में भी अपना पहला पॉइंट क्या था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का संगठन क्या है, रक्त का संगठन क्या है। तो देखो शुरुआत इसी से करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड या ब्लड टॉपिक लेते हैं सबसे पहले अपन। सबसे पहला भाग हो जाएगा इसके अंदर रक्त, ब्लड। आपने जो सिनॉप्सिस में पॉइंट बना रखे उसके हिसाब से लिख लेना। देखो लगभग 5 लीटर किसमें, एक स्वस्थ व्यक्ति में। कलर कैसा है, रेड कलर, ह्यूमन को पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। ओरिजिन की बात करें तो है मीजोडर्मल। आपको वहां भी मीजोडर्मल लिख लेना है, तो मैंने शुरुआत करी ना परिचय के अंदर, तो वहां भी लिखना कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल है। ठीक है, ये वाली बात हो गई, ओरिजिन मीजोडर्मल हो गया। और एक सीधी सीधी बात करें तो ब्लड क्या है, ब्लड है एक तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोल सकते हैं अपन। तरल संयोजी उत्तक है एक। ब्लड आपके सेल नहीं है, ब्लड आपके ऑर्गन नहीं है, ब्लड आपके ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ब्लड क्या है कि टिश्यू है, और टिश्यू में भी कैसा, कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू 4 प्रकार के हैं अपनी बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है। इसमें से ब्लड कौन सा है, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू के भी अपन टाइप पढ़ चुके हैं यूनिट के अंदर, तो वहां पर तरल संयोजी उत्तक की बात आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। देखो मुख्यतः ब्लड के 2 भाग हैं, एक का नाम प्लाज्मा और दूसरे का नाम कार्पसल्स, या बोल सकते हैं कणिकाएं। इस कंपोजिशन में यहां अपन ब्लड का संगठन पढ़ रहे हैं, ब्लड का कंपोजिशन आप डाल लेना हेडिंग को। प्लाज्मा है वो है 55%, कार्पसल्स है वो यहां पर है 45%। यहां तक आते आते ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है अभी तक, ये वाली और ये वाली, और कोई अभी इंपॉर्टेंट आई नहीं है। ये 2 बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मा 55% है और 45% क्या है, कणिकाएं होती हैं, कार्पसल्स होती हैं। अब देखो इस प्लाज्मा के संगठन को भी 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो। क्या 90% के आसपास तो क्या है, जल है, और बाकी जो है 10% के आसपास ठोस पदार्थ है, सॉलिड है। इसको 3 भागों में बांटो, क्या क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक एंड अदर्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक 10 में से कितने, 7 से 8%। उसके बाद में 0.9% के आसपास, ये मतलब 1% के आसपास, तो 8 और 9 के आसपास। और बाकी है ये कम से कम, मतलब सबसे कम परसेंटेज है, बाकी बच गया 0.1 या 2-3% के आसपास। जो बच गया ना, जितना 10% के आसपास है ना, तो 8% के आसपास है, और ये क्या हो गया 9 के आसपास, तो 5 से लेकर 1% के आसपास ही है। अब देखो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर मुख्य क्या हो सकता है,
एल्बुमिन, उसके अंदर क्या होता है ग्लोब्यूलिन, उसके अंदर क्या हो सकता है प्रोथ्रोम्बिन, और उसके अंदर क्या होता है फाइब्रिनोजन। ये मुख्य ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है, किसके अंदर रक्त के प्लाज्मा में। देखो इन दोनों का काम है, इन दोनों का काम है रक्त का थक्का बनाना। तो रक्त का थक्का पढ़ेंगे तब इन दोनों का काम समझ में आएगा अपने को। ग्लोबुलिन है, आप सबको पता है किस में काम करता है, प्रतिरक्षी तंत्र में। अपने बॉडी का जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, उससे संबंधित है कौन, ग्लोबुलिन, प्रतिरक्षी अणु के रूप में काम करता है। और एल्बुमिन क्या काम करता है, ये करता है अपनी बॉडी में ऑस्मेटिक जो प्रेशर है ना, परासरणी दाब है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस कौन सी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि साल्ट है वो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करता है। और इसका उदाहरण अपन मछली में भी पढ़ते हैं, मीन में पढ़ते हैं। जैसे जल के अंदर जो मछली है ना, अपने चैप्टर आएगा अलग से, उसमें पढ़ेंगे अपन आराम से जब अपने को एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना होगा। अभी आप याद रखो कि एल्बुमिन अपन मीन में पढ़ेंगे, मीन में मछली में पढ़ेंगे, तो परासरण संबंधित मछली में पढ़ेंगे, तो मछली को मीन भी बोलते हैं। तो मीन जो वर्ड है ना, ये मीन, ये इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। ग्लोबुलिन है आपके प्रतिरक्षी तंत्र से संबंधित है, और ये दोनों आपके ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनने से संबंधित है। ठीक है, ये बातें होगी। इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक जो लवण हैं, उन अकार्बनिक लवणों में अपन क्या पढ़ सकते हैं, आपके पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, आपके PO4 है ना, और क्या हो सकता है, आपके कैल्शियम है, आपके मैग्नीशियम है। ये सब चीजें किस में पढ़ेंगे अपन, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये दोबारा आ गया। ये सब चीजें अपने को, क्लोराइड, ये सब चीजें किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर। ये लगभग होते हैं 1% के आसपास। और बाकी जो बच गया वो क्या है, अदर्स। अदर्स के अंदर क्या हो सकता है, आपके ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये तो काम की चीजें हो गई जो वापस रक्त में स्थानांतरित हो जाती हैं, ये वाली चीजें पाई जाती हैं। और उसके बाद में एक्सक्रीटरी के रूप में देखा जाए तो आपकी यूरिया है, यूरिक एसिड है, आपके अमोनिया है, O2 है, CO2 है, ये सब चीजें पाई जाती हैं अदर्स के रूप में। तो ये सब कंपोजिशन है किसका, प्लाज्मा का। 55% का कॉम्बिनेशन है ये। परसेंटेज कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ चीजें ये याद रखना बस खाली है। ये मुख्य चीजें हैं यहाँ पर, और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ पर। इनको क्या काम है, क्या किस तरह से है, वो याद रखना आपको। तो 55% के रूप में क्या हो गया, प्लाज्मा। बाकी 45% के रूप में क्या पाया जाता है, 45% के रूप में पाया जाता है आपके क्या, कार्पसल्स, या इनको कणिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्पसल्स हैं, इनको अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में कौन सा, RBC, एक क्या बोल सकते हैं WBC, और एक क्या होती हैं आपके प्लेटलेट्स। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनको एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले RBC को लेते हैं, फिर WBC को लेते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, कणिकाओं में सबसे पहले लेते हैं RBC। क्या लिख सकते हो, लाल रुधिर कणिकाएं, और लिखो रक्ताणु, और लिखो एरिथ्रोसाइट। ये इनके पर्टिकुलर नाम दे सकते हो आप। टोटल जो 45% है, 45% में से 99% के आसपास क्या है, RBC है। 99% के आसपास क्या है, RBC है। बाकी सब है वो 1% के आसपास ही है। RBC जो है
उन आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। अब केंद्रक सबके याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भूल जाओगे, ये याद रखना। केंद्रक एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर। अगली बात, आरबीसी जो होती हैं उनका आकार होता है बाइकोनकेव, द्विअवतल। अवतल लेंस होता है इस प्रकार से, ये वाली स्थिति होती है इसकी। और इसका पीछे कारण है कि इससे सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और ये आसानी से क्या करती है, O2 को बांध लेती है। केंद्र का एब्सेंट होता है लगभग सभी स्तनधारियों में, केवल ऊंट व लामा को छोड़कर, ये याद रख लेना है। ठीक है, आरबीसी है, इनका जीवन काल है 120 दिन, 120 डेज का इनका जीवन काल है। उत्पत्ति की बात करें तो इनका ओरिजिन होता है किससे, अस्थि मज्जा से। ठीक है, ओरिजिन किस में हो गया, अस्थि मज्जा से। कब, जब आपके एडल्ट है। अगर कोई चाइल्ड है, एडल्ट नहीं है, उस परिस्थिति के अंदर इनका निर्माण है वो स्प्लीन भी करती है, इनका निर्माण लीवर भी करती है, पर मुख्यतः जो निर्माण की जगह है वो क्या है, इसके आपके अस्थि मज्जा है, बोन मेरो है, किसमें, एडल्ट के अंदर। और इनका जब खत्म हो जाती है तो ये भक्षण या खत्म होने के बाद इनको नष्ट कौन करता है, वो दो जगह हैं आपके। एक तो अपन ने पढ़ा था यकृत में, कौन सी है, कूफर सेल्स, और एक आपको पढ़ना है स्प्लीन। यहां पर ये नष्ट होती हैं, भक्षण होता है या इसका कह सकते हैं नष्ट होती है। संख्या की बात करें तो आरबीसी लगभग 45 लाख से लेकर 55 लाख प्रति घन mm रक्त में पाई जाती है। अब औरतों में थोड़ी संख्या कम हो सकती है, पुरुषों में संख्या ज्यादा हो सकती है। 45 से 50 लाख औरतों के अंदर, 50 से 55 लाख है पुरुषों के अंदर, इस प्रकार से होती है। आरबीसी में आपके क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होती है हीमोग्लोबिन में, एक आपके हीम पिगमेंट है और एक आपके ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 100 ml रक्त में 15 ग्राम। ये भी वेरी करती है, 14 से 16 ग्राम के आसपास मान लो पुरुषों के अंदर, और 12 से 14 ग्राम के आसपास के किस में होगी, लेडीज में। ये भी कोई विशेष मतलब फिक्स अमाउंट नहीं है, डाटा नहीं है आपके जेंट्स में। ये आपने आरबीसी के अंदर पढ़ा, लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर पढ़ा। इतनी मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, इसी प्रकार से आपको याद रखनी है। ठीक है, इनका रक्त का रंग लाल इसलिए होता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे देखो डब्ल्यूबीसी क्या बोलेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये नाम बोल सकते हैं। देखो आरबीसी की तुलना में आरबीसी
और WBC का देखा जाए तो अनुपात करीबन 600:1 है, क्योंकि WBC की संख्या कितनी है, 6000 से लेकर 8000 प्रति घन mm। इसका निर्माण भी कहाँ, अस्थि मज्जा में। एक बड़ी बात है, ये क्या होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। अब उसमें तो क्या था, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, यहां पर क्या प्रेजेंट है, केंद्रक प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लेटलेट में भी नहीं होगा न्यूक्लियस, तो केवल और केवल कणिकाओं में कहां पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है, वहीं बाकी कहीं भी केंद्रक नहीं होता। तो केंद्रक युक्त हो गई ये कौन सी, WBC। अब देखो इन WBC को अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक इनकी लाइफ देख लो, इनकी लाइफ है जीवन, जैसे आरबीसी की 120 दिन थी, इनकी 4-5 दिन से लेकर कई दिन तक हो सकती है। अब ये कैसे अंतर रहा, अंतर इसलिए रहा कि जैसे आप एक गांव में रहते हो, ये आप कोई कहीं अपना नेचुरल काम करने वाला व्यक्ति है और एक बॉर्डर पे रहता है, तो बॉर्डर पे रहने वाले के साथ में रिस्क ज़्यादा होती है, तो रिस्क ज़्यादा होती है तो उसकी लाइफ है उसी प्रकार से वेरी करती है। जबकि गांव में रहने वाले के पास में रिस्क कम है, तो रिस्क कम है तो उसकी लाइफ है नेचुरल तरीके से ज़्यादा जी सकता है वो। पर यहाँ पर है वो कुछ फिक्स नहीं है, 4-5 दिन से लेकर कई दिनों तक, क्योंकि WBC का संबंध अपने प्रतिरक्षात्मक तंत्र से है, अपनी इम्यूनिटी से सिस्टम से संबंधित है। जब भी कोई रोगाणु प्रतिदिन शरीर में प्रवेश करता है तो WBC उससे फाइट करती है, तो इसकी उम्र में अंतर आ जाता है। अब ये जो WBC है, उन WBC को अपन अभिरंजन के आधार पर, अभिरंजन के बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। और ये WBC का डिवीजन करते हैं। 2 प्रकार की होती हैं ये कणिकाओं के आधार पर। एक होती है ग्रेनुलर कणिका रूपी और दूसरी होती है एग्रेनुलर अकणिका रूपी। ठीक है। अब जो ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर WBC है, उसको अपन फिर से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर, एक है आपके न्यूट्रोफिल, एक है आपके इयोसिनोफिल और एक है आपके बेसोफिल। इसी प्रकार से जो ए ग्रेनुलोसाइट है, ए ग्रेनुलर है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके मोनोसाइट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, और एक आपके लिम्फोसाइट। यहां से क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया बनेगा, आप इसको ढंग से समझना। देखो थोड़ा सा WBC है, उस WBC को अपन कणिकाओं के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो कणिका रूपी और एक अकणिका रूपी। ये जो कणिका रूपी है उसके अंदर जो 3 भाग हैं उनको अपन ने किस प्रकार से डिवीजन किया, अभिरंजन के आधार पर। मतलब जब इनको स्टेन किया जाता है तो किस प्रकार की प्रकृति होती है, अभिरंजन के आधार पर अपन कणिका रूपी को डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं। तो अभी अपने को 5 चीजें पढ़नी है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्लियर है ना। देखो न्यूट्रोफिल, आप चाहे इसको एसिडिक नेचर से अभिरंजित करें, चाहे या बेसिक मटेरियल से अभिरंजित करें, दोनों में ही ये क्या करेगी, हल्का बैंगनी कलर देगी। अगर आपने न्यूट्रोफिल सेल को अभिरंजित किया, न्यूट्रोफिल सेल को मतलब सारी आपके पास में सेल हैं WBC की जो कार्पसल्स हैं, उन कार्पसल्स के अंदर आपने क्या डाला, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन डाला चाहे बेसिक डाला, दोनों ही परिस्थिति के अंदर
एसिडिक स्टेन डाला चाहे बेसिक स्टेन डाला, दोनों ही परिस्थिति के अंदर अगर कलर हल्का बैंगनी देती हैं तो उनको क्या कह सकते हैं, न्यूट्रोफिल, मतलब वो उदासीन रंग देती हैं, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रोफिल बोला जाता है। इनको उदासीन आपके कणिका रूपी WBC अपन कह सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। टोटल जो ग्रेनुलर है ना वो 65% और ये 35%, और इन 65% में भी 62% का है न्यूट्रोफिल है। 65% में से भी 62% न्यूट्रोफिल है। आपके 2 से 3% क्या है, इयोसिनोफिल है ना। और आपके बाकी जो बच गया कौन सा, 2.5 है आपके ये बेस्ट इयोसिनोफिल, और 0.5% है कौन सी, आपके ये वाले। ठीक है, अब देखो जो न्यूट्रोफिल है उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो केंद्रक है ना, वो केंद्रक है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे लोब बड़े होते हैं केंद्रक में, किसके अंदर, न्यूट्रोफिल के अंदर। और ये जो लोब होते हैं ना वो क्या होते हैं, 2 से 7 लोब्स हो सकते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल के अंदर जो आपके कणिकाएं हैं उनके अंदर केंद्रक हैं, उनमें लोब बने होते हैं। लोब क्या होते हैं, 2 से 7 हो सकते हैं। इस प्रकार के ये लोब बने होते हैं, इसके आधार पर इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। और ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, ये याद रखना है, फैगोसाइटिक नेचर। और फैगोसाइटिक नेचर के साथ साथ में इसके अंदर जो सेल वॉल है, सेल वॉल को पार करने की कैपेसिटी होती है। पार करने की कैपेसिटी मतलब सेल वॉल को पार करने की कैपेसिटी मतलब जैसे कोई एंटीजन आएगा ना उसको पार कर जाएगी और उसको फैगोसाइट मतलब भक्षाणुक नेचर से उसको क्या कर देगी, नष्ट कर सकती है। ऐसी किसके अंदर कैपेसिटी है, इस न्यूट्रोफिल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा देखो इयोसिनोफिल। अगर आपने अभिरंजन किया किसके साथ, इयोसिन से, तो आप ऐसा लिख लेना, इयोसिन से अभिरंजित करने पर गुलाबी या लाल कलर देती हैं। तो इयोसिन से अभिरंजित करने पर जो गुलाबी या लाल कलर देना उसको क्या बोल सकते हैं अपन, इयोसिनोफिल बोल सकते हैं। भी आपके इयोसिन से अभिरंजित करने पर भी हल्का बैंगनी कलर दे उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रोफिल बोल सकते हैं। ये हो गई, लाल कलर देंगी कब, जब इनको इयोसिन से क्या करेंगे, अभिरंजित करेंगे। इसकी जो सेल है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपके बाइलोब्ड है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। यहां पर 2 से 7 लोब है, कोई फिक्स नहीं है। यहां पर जो न्यूक्लियस के अंदर स्थिति कैसी है, केंद्रक है वो आपके बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये इसकी खास बात है किसकी, इयोसिनोफिल की। संख्या कम हो गई इसकी तुलना में ज्यादा हो गई। इसके अंदर ऐसा कह सकते हैं कि नो फैगोसाइट, फैगोसाइट नेचर नहीं होती, परंतु ये कब काम आती हैं, एलर्जी के टाइम, है ना। एलर्जी के समय ये कार्य करती हैं और क्या करती हैं, एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है इसमें, क्योंकि एलर्जी के समय हिस्टामिन रिलीज होता है तो एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है किसके अंदर, इस इयोसिनोफिल के अंदर। क्लियर है। लास्ट के अंदर क्या बचा, बेसोफिल। इसको अपन आगे लेंगे, इधर मैं मिटा देता हूं। लास्ट में बचता आपका बेसोफिल। अब देखो अगर आपने WBC में जो ग्रेनुलर सेल्स हैं या ग्रेनुलर जो कणिकाएं हैं उनको आपने मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित किया, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित किया तो कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा। उनको क्या बोल सकते हैं, बेसोफिल बोल सकते हैं। ऐसा समझो कि आपको पता नहीं है कि ग्रेनुलर में कौन कौन सी सेल कैसी हैं, आपने अभिरंजन डाला, कौन सा डाला, मिथाइलिन ब्लू डाला, तो पता चला कि कुछ सेल है वो ब्लू कलर की हो गई,
इसका मतलब वो क्या है, बेसोफिल। आपने दोबारा उनको लिया, आपने इयोसिन डाला, पता चला कुछ सेल कैसी हो गई, कुछ आपके कार्पेसल्स कैसी हो गई, गुलाबी रंग की हो गई, वो क्या है, इयोसिनोफिल है। फिर आपने देखा कि दोनों ही परिस्थिति में कुछ सेल है वो आपके कैसी हो रही है, हल्के बैंगनी कलर की हो रही है। तो दोनों ही स्ट्रेन डालने पर, चाहे इयोसिन डाला चाहे मिथाइलिन ब्लू डाला, वो बेसिक है एसिडिक है, ऐसी परिस्थिति में दोनों डालने पर न्यूट्रल कलर आता है, मतलब हल्का बैंगनी कलर आता है, उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रोफिल बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस की स्थिति देखें, इनके अंदर न्यूक्लियस है वो आपके इस प्रकार से सिग्मोइड शेप भी होता है, और अगर लोब की बात करें तो ये लोब है, इसके अंदर 2 से 3 लोब हो सकते हैं, 2 से 3 लोब हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति देखने को आती है किसके अंदर, बेसोफिल के अंदर। इनमें बिल्कुल कम होती है फैगोसाइटिक नेचर, बिल्कुल कम, परंतु क्या रिलीज कर सकती हैं, ये रिलीज करती हैं हिस्टामिन व हिपेरिन, जो जरूरत के हिसाब से काम आता है। हिस्टामिन व हिपेरिन रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, बेसोफिल सेल्स के द्वारा। तो ये बेसिक बातें होंगी किसकी, न्यूट्रोफिल की, इयोसिनोफिल की और बेसोफिल की। कंप्लीट है। एक ग्रेनुलर अकणिका रूपी में 2 आते हैं, एक क्या है, मोनोसाइट, और एक क्या है, लिम्फोसाइट। 2 आ गया ना, मोनोसाइट 5% के आसपास ये, और 30% के आसपास ये, 35 हो गया ना, 65 वो थे। अब ये जो मोनोसाइट है वो 2 बातें याद रखना यहां पर, लार्जेस्ट WBC, इसलिए इसको मैक्रोफेजेस भी बोल सकते हैं, वृहद बक्षाणुक। मैक्रोफेजेस सबसे लार्जेस्ट WBC होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर होती हैं, बक्षाणुक प्रकृति की होती हैं, एंटीजन को पकड़ लेती हैं, मार देती हैं। मोनोसाइट प्लस अभी अपने ग्रेनुलर में देखा था सबसे ज्यादा कौन था, न्यूट्रोफिल। ये दोनों मिलकर अपनी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं, अपने शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करती हैं। कौन, ये दोनों मिलकर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के रूप में। जैसे कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, कोई प्रतिरक्षी आपके प्रतिजन प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उस पर अटैक करने का काम करती है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मिलकर। उसके बाद देखो लिम्फोसाइट के बारे में बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट WBC। ये इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है ना, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, और इनको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, बी लिम्फोसाइट, और एक क्या, टी लिम्फोसाइट। इनको अपन प्रतिरक्षा तंत्र में और पढ़ेंगे डिटेल से। इन दोनों का निर्माण किससे होता है, अस्थि मज्जा से। परंतु परिपक्वन मैच्योरेशन की बात करें ना, तो इसका मैच्योरेशन होता है बोन मेरो में ही, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। परंतु इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। इनको अपन और ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे कब, जब अपने को पढ़ना होगा क्या, अपने को पढ़ना होगा आपके अपने इम्यूनिटी सिस्टम वाला, इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट पढ़ेंगे, तब इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट में है प्लेटलेट्स, केंद्रक विहीन होती है, अभी केंद्रक नहीं होता, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, प्लेटलेट में नहीं होता, WBC के अंदर प्लेटलेट आपके केंद्रक होता है। इनका निर्माण भी कहां, अस्थि मज्जा से, और विघटन वही आपके लीवर और स्प्लीन। लीवर और प्लीहा, यकृत और प्लीहा में इसका क्या होता है, विघटन होता है, भक्षण होता है, भक्षाणु प्रकृति से मतलब नष्ट हो जाती है, विघटन होने के बाद खत्म होती हैं। और जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल है 5 से 7 दिन। अब जब निर्माण हो रहा होता है तो आपको याद रखना है कि जो स्तनधारी है ना, स्तनधारियों में जो प्लेटलेट्स हैं
वह एक तरीके से जीव द्रव्य में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स का नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। इन सेल्स के टूटने से बनती हैं, मतलब प्लेटलेट्स कब बनती हैं, मेगा कैरियोसाइट नामक सेल्स होती हैं, उनके टूटने से इनका निर्माण होता है। इसका काम ये है, मतलब इस प्रकार से निर्माण होता है। काम क्या मुख्यतः इसका है, रक्त का थक्का बनने में सहायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसका निर्माण किससे होता है, तो आपको याद रखना है मेगा कैरियोसाइट सेल्स के टूटने से। ये है आपके प्लेटलेट्स। तो आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा है, आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपने जो प्लाज्मा है उसके बारे में देखा, थोड़ा सा परिचय, टाइप्स, ये सब आपने देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।